सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्रोशिया वर्क परमिट के बारे में। क्रोशिया का जो वर्क परमिट है उसके प्रोसेस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो कैसे होता है आज हम उसके बारे में सिर्फ बात करेंगे। हर वो इंसान जो एक मिडिल क्लास फैमिली से है वो चाहता है कि मैं किसी अच्छी जगह पर जाऊं, किसी अच्छी कंट्री पर जाऊं, कुछ अच्छी कमाई करूं जिससे कि उसके घर के हालात ठीक हों। लेकिन आजकल जो सिस्टम चल रहा है एजेंसियों का, गरीब भोले वाले लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे लाखों रुपए ऐंठ लेती हैं और बाद में लास्ट में उनको सिर्फ रिफ्यूज़ल मिलता है। हर इंसान चाहता है कि वो अपने अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए किसी एक अच्छी कंट्री में जाए जहाँ पर काम करे। कंट्री कोई भी बुरी नहीं होती है। जैसे आप इंडिया में काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अपने ही कंट्री में, चाहे इंडिया ले लीजिए, नेपाल या बांग्लादेश, पाकिस्तान, उनका खुद की कंट्रियों में ही अच्छा सेटअप बना हुआ है, अच्छा कमाई कर रहे हैं, अच्छा सुख साधन है उनके पास। लेकिन बहुत सी आबादी ऐसी है जो जिनको मौका नहीं मिला, तो वो चाहते हैं कि हम अपनी कंट्री से बाहर जाकर किसी अच्छी कंट्री में हम कमाई करें जिससे हमारा जो घर के हालात हैं, जो भी उनकी सिचुएशन है वो ठीक हो। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए चलते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर। हर एक यूरोपियन कंट्री का एक अलग सिस्टम है, प्रोसेस है एक वर्क परमिट का। तो जैसे क्रोशिया के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपको पीसीसी करवानी है। सबसे पहला काम, चाहे आपका इंटरव्यू हुआ है चाहे नहीं हुआ है, आप पीसीसी करवा के रखिए अपने पास, सबसे पहला काम। उसके बाद दूसरा काम क्या है, आप अगर किसी एजेंसी के थ्रू भी कर रहे हैं या खुद भी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले आपका होएगा इंटरव्यू। जिस भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं या एजेंसी के थ्रू कर रहे हैं तो वो एजेंसी आपकी इंटरव्यू करवाएगी एम्प्लॉयर के साथ। आपने इंटरव्यू क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर करने के 2 या 3 या 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन बोल लीजिए, आपको ऑफ़र लेटर आ जाएगा, जहाँ वो जो जिसको बोलते हैं एग्रीमेंट लेटर, वो आपके पास आ जाएगा। कुछ एजेंसियां ऑफ़र लेटर आपको देती हैं, कुछ नहीं देती हैं, तो वो मैटर नहीं करता है। लेकिन अच्छा ये होएगा कि ऑफ़र लेटर आपके पास आता है, आप देखते हैं उसको साइन करके फिर दोबारा आप एम्प्लॉयर को भेजते हैं, तो वो बेस्ट होता है उसके लिए, क्योंकि आपको भी पता चल जाता है कि क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। तो वो बेस्ट है। अगर आपको ऑफ़र लेटर मिलता है उसको साइन कीजिए, जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी बोल देते हैं उसको, वो साइन करके दोबारा आपके एम्प्लॉयर के पास चला जाता है। जब आपका ऑफ़र लेटर या कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन हो जाता है, एम्प्लॉयर के पास जाता है, फिर आपका एम्प्लॉयर आपका जो वर्क परमिट है वो क्रोशिया में अप्लाई करता है, और उस टाइम पे उसको चाहिए होता है आपका पीसीसी। क्योंकि अगर आपने पीसीसी नहीं करवाया होगा तो फिर अभी आपको फिर पीसीसी करवाना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला कि सबसे पहले आपको पीसीसी करवा के अपने पास रख लेना है। और पीसीसी जो है वो आपका अपोस्टाइल होना चाहिए। उसका वैलिडिटी हर कंट्री के हिसाब से अलग रहता है, मोस्टली 3 से 4 महीने का रहता है उसका वैलिडिटी। तो आप जब अप्लाई होएगा तो उस टाइम पे आपको ये देना है। ओके। अगर कोई एजेंट या कोई भी आपको बोलता है कि नो प्रॉब्लम, बिना पीसीसी के आपका वर्क परमिट अप्लाई हो जाएगा क्रोशिया का, तो वो एकदम झूठ बोल रहा है आपसे। इस बात को बिल्कुल भी मत मानिएगा। अगर कोई भी आपको बोलेगा कि पीसीसी नहीं चाहिए स्पेशली क्रोशिया के लिए, तो बिना पीसीसी के क्रोशिया का पहला स्टेप ही आगे नहीं बढ़ता है। ये आप हमेशा दिमाग में बात रखिए। जब आपका ये प्रोसेस होने के बाद वर्क परमिट आपका अप्लाई हो जाता है क्रोशिया में, तो वर्क परमिट आने में 2.5 से 3 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीना लगेगा। 4 महीना तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, मोस्टली 3 महीने में आपका जो वर्क परमिट है वहाँ से आ जाता है। उसमें पूरी डिटेल दी होती है, कंपनी की, आपकी सैलरी, सब कुछ दिया रहता है उसका। जब वर्क परमिट आपके पास आ गया, फिर आपको कराना है वीएफएस में सबमिशन कराना होता है। फिर उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब कुछ आपको लेके उसमें सबमिट कराना है। डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स बताएंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जब आप वीएफएस में जाते हैं। ओके। और जब आप वीएफएस में सबमिशन कराने जाते हैं, अब आपको चाहिए एक दूसरा पीसीसी, क्योंकि जो पीसीसी आपने पहले करवाया था हो सकता है कि उसकी डेट ख़त्म होने वाली हो। तो इस टाइम अगर आप चेक कर लीजिए, अगर उसकी वैलिडिटी है अभी 1-1.5 महीना बाकी है जब आप सबमिशन कर रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि सबमिशन के टाइम में आपकी जो पीसीसी है वो वैलिड होनी चाहिए। सबमिशन कराने के बाद में अगर वो इनवैलिड हो जाती है तो नो प्रॉब्लम उसके लिए। तो आप उसका डेट देख लीजिएगा, उसका डेट कितना बाकी है, दिन कितने बाकी हैं,
तो उस हिसाब से अगर कम है तो एक नया पीसीसी करवा के फिर सबमिशन करवाइए साथ में। और सबमिशन कराने के बाद मोस्टली 1-1.5 महीना के अंदर अंदर आपका रिज़ल्ट जो है वीज़ा आपके हाथ में आ जाता है। ये इसका सिर्फ प्रोसेस में आपको बताया है। डॉक्यूमेंटेशन क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ब्रीफ से, क्योंकि एक वीडियो में बताएंगे तो कन्फ्यूज़न भी होएगा और लंबा भी हो जाएगा वीडियो। तो वीज़ा स्टैंपिंग होने के बाद जब आप पासपोर्ट आपको मिल जाता है उसके बाद आपके पास 45 डेज़ होते हैं। 45 दिन के अंदर आप जा सकते हैं कभी भी। अभी कौन सी फ़्लाइट लेनी है या क्या है उसका कोई कन्फ्यूज़न मत रखिए, किसी भी फ़्लाइट में जाइए, कैसे भी जाइए, नो डाउट। ओके, सब सही है सिस्टम, ऐसा कोई इमिग्रेशन का आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। डॉक्यूमेंट सब आपके पास होंगे। अगर वहाँ पे जाइए, जैसे इमिग्रेशन में जाते हैं डॉक्यूमेंट सब आपके पास हैं, दिखाइए, नो प्रॉब्लम। सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन कम कीजिए थोड़ा। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक कि क्रोशिया का जो प्रोसेस कैसे होता है उसके बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट चाहिए पूरा प्रोसेस के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।